न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया बहाल करने के मकसद से गुरुवार को कश्मीर के नेताओं के साथ मैराथन बैठक किया। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। इससे पहले परमिशन होना जरूरी है ताकि इसके बाद चुनाव कराया जा सके। वहीं परमिशन के मुद्दे पर कश्मीरी नेता राज्य के असहमति रहे। जैसे में सवाल उठता है कि परमिशन में आखिर कश्मीर में क्या सियासी समीकरण बदल जाएंगे, जिसके चलते बीजेपी परमिशन के पक्ष में है तो कश्मीरी नेता विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही परमिशन को प्रक्रिया पारित अपनाया गया था और पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित हो चुका है। ऐसे में पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में परमिशन का काम चल रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले यहां 1995 में परमिशन का काम हुआ था। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में परमिशन की प्रक्रिया को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं, क्योंकि इससे पूरी तरह जम्मू कश्मीर का सियासी भविष्य प्रभावित होगा। आपको बता दें कि तयशुदा नियमों के मुताबिक अगर परमिशन हुआ तो जम्मू कश्मीर में सत्ता और राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। ये परमिशन जम्मू बनाम कश्मीर या सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने या उनके स्वरूप में संभावित बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिए विधायिका में आरक्षण को भी सुनिश्चित बनाएगा। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी नेताओं से इस बात पर जोर दिया है कि सरकार सभी के सहयोग से परमिशन प्रक्रिया और उसके बाद विधानसभा चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने सभी नेताओं से परमिशन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने में मदद करने का भी आग्रह किया। इतना ही नहीं, साथ ही पीएम ने भी सभी दलों को आश्वासन दिया है कि वे परमिशन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होंगे और उनके विचारों को लिया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रक्रिया में भाग लेने का भी आग्रह किया है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम बैठकर आपस में बात कर सकते हैं। तो वहीं उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में भी कहा कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। परमिशन जल्द होना चाहिए ताकि उसके बाद चुनाव कराया जा सके। आपको बता दें कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले परमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही बीते साल मार्च में जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई के नेतृत्व में परमिशन आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल इसी साल मार्च में 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, जो मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर के 5 सांसद भी शामिल हैं, जिनकी भूमिका सलाहकार के तौर पर है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी तक शुरू में परमिशन का विरोध कर रही है और इसे जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों के खिलाफ बता रही है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा है कि परमिशन के मुद्दे पर पीएम मोदी की बैठक में उन्होंने असहमति जताई है। जम्मू कश्मीर में परमिशन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। अब इस मामले में देश के शेष राज्य से जम्मू कश्मीर को अलग थलग कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी परमिशन में सहयोग करने को तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दिल्ली और दिल की दूरी कम करने के लिए केंद्र सरकार को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आइए आपको बताते हैं कि परमिशन लागू होने के बाद क्या होगा। दरअसल पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 111 सीटें थीं। इनमें कश्मीर संभाग की 46 सीटें, लद्दाख की 4 और जम्मू संभाग की 37 सीटों के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर में 24 सीटें थीं और अब लद्दाख की 4 सीटें समाप्त हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में 107 सीटें रह गई हैं। इसीलिए परमिशन के जरिए 7 सीटें बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। ये वही 7 सीटें हैं जिनसे घाटी की सियासत में एक बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है। अब सवाल ये है कि कश्मीर केंद्रित पार्टियां परमिशन के खिलाफ क्यों हैं।
दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि परिमिशन के चलते जो 7 सीटें बढ़ेंगी वो जम्मू संभाग में बढ़ेंगी। इस तरह से जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 44 हो जाएंगी, जबकि कश्मीर के रीजन की 46 सीटें ही रहेंगी। ऐसी स्थिति में कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए कश्मीर केंद्रित पार्टियां परिमिशन के विरोध में है, तो बीजेपी हर हाल में परिमिशन के बाद ही चुनाव कराने के पक्ष में है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा 83 विधानसभा सीटों में से 7 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और ये सभी सिर्फ जम्मू संभाग के इलाकों में ही हैं। तो वहीं अब अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 11 सीटें आरक्षित होंगी। इसके अलावा मौजूदा परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक भी सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन पुनर्गठन के बाद ये लाभ एसटी समुदाय को मिलने जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश कश्मीर में ही होंगे, क्योंकि जम्मू संभाग में जिन सीटों को इस वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा वहां पहले ही गुज्जर बकरवाल समुदाय के उम्मीदवार ही काबिज हैं। और आपको बता दें कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों में गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी समुदाय ही प्रमुख हैं। इसमें गद्दी समुदाय आबादी सबसे कम है और ये गैर मुस्लिम है, जो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह और बिनी के इलाके में ही है। तो वहीं दूसरी ओर राजौरी, पूंछ, रियासी, बनिहाल, कुलगाम, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, गांदरबल में जनजातीय समुदाय की एक अच्छी खासी तादाद है, लेकिन सियासी तौर पर इनकी कोई भागीदारी नहीं है। ऐसी समाज के लिए 11 सीटें आरक्षित होंगी तो उम्मीदवार सभी पार्टियों से उतरेंगे। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आएगा और बीजेपी को घाटी की सत्ता में आने का सपना भी साकार हो सकेगा। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव से पहले परिमिशन हर हाल में करा लेना चाहती है। भाजपा ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में पैदा हुए ऑक्सीजन संकट को लेकर आई एक रिपोर्ट पर राजनीतिक जंग छेड़ दी है। दरअसल भाजपा की ओर से इसे आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा गया है, जबकि मनीष सिसोदिया ने इस रिपोर्ट को ही फर्जी करार दिया है। दरअसल ऑक्सीजन संकट को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आमने सामने है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक पैनल की रिपोर्ट को आधार बनाकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। यहां तक कि मनीष सिसोदिया ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन कमेटी बनाई थी, हमने कई सदस्यों से बात भी की है, सभी ने यही कहा है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की है। वहीं इस मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि जब कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट दी ही नहीं है तो ये कौन सी रिपोर्ट है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी वाले वो रिपोर्ट लाकर दिखाएं जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने अप्रूव किया है, क्योंकि अभी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में इस तरह का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि दिल्ली में जब ऑक्सीजन संकट था तब उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, क्योंकि केंद्र ने ही ऑक्सीजन सप्लाई का बंटवारा किया था। ये तथाकथित रिपोर्ट सिर्फ बीजेपी के दफ्तर में बनाई गई है और अब झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने सवाल भी किया है कि क्या मरीज, डॉक्टर, अस्पताल हर कोई झूठ बोल रहा है ऑक्सीजन के बारे में। वहीं इस मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम बोले कि मैं बीजेपी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभालिए, ये बहुत झूठ बोलने लग गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोजाना किसी न किसी से झगड़ते रहते हैं। इन लोगों को कोई काम दीजिए, वरना ये रोजाना ये झूठ बोलते रहेंगे और झगड़ते रहेंगे। अब गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह ही ये जानकारी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन संकट को लेकर गठित टास्क फोर्स ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की गई थी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए करीब 12 राज्यों की ऑक्सीजन यहां डाइवर्ट करनी पड़ी थी। पश्चिम अफ्रीका के देश बुर्किना फासो में 4 जून को एक भयानक हमला देखने को मिला था और इसी हमले में 138 लोग मारे गए थे। अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि बुर्किना फासो में हुए इस नरसंहार में छोटे बच्चे शामिल थे और इस हमले को 12 साल से लेकर 14 साल के बच्चों की फौज ने अंजाम दिया था।
दरअसल इन हमलावरों ने साहेल यागा प्रांत के सोलहान गांव में हमला किया था और घरों को आग भी लगा दी थी। यहां तक कि सरकारी प्रवक्ता ओसेनी तंबोरा ने भी माना है कि इस अटैक में ज्यादातर हमलावर बच्चे थे। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में अलकायदा और आईएस जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं और ये आतंकी संगठन इन बच्चों को बड़े पैमाने पर अपने साथ शामिल करते हैं। तो वहीं इस घटना के बाद यूनिसेफ का भी बयान सामने आया है और उसके बयान के मुताबिक इसमें आतंकी संगठनों में बच्चों को शामिल करने की कड़ी आलोचना की गई है। इतना ही नहीं, साथ ही ये भी कहा गया है कि ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के चलते इस देश में मार्च से लेकर जून तक देश भर में लॉकडाउन था और इसके बाद कई बच्चे वापस कभी स्कूल लौटे ही नहीं। वहीं यूएन के मुताबिक इस देश में अब तक 3 लाख से ज्यादा बच्चे एजुकेशन को छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ही आतंकी संगठनों ने मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 3270 बच्चों को अपने संगठनों में शामिल किया था। दुनिया भर में मौजूदा चाइल्ड सोल्जर्स में से 1/3 तो इस देश में ही शामिल है और इस क्षेत्र में हिंसा का काफी सामान्यकरण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से अब तक इस देश में 5700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में एक मिलिट्री ऑफिसर का कहना था कि आमतौर पर 60 से 8 साल की उम्र में इन बच्चों को किडनैप करने के बाद 12 साल की उम्र तक इन्हें मैदान में उतार दिया जाता है। पश्चिम अफ्रीका के इस देश में हिंसा के चलते 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित भी हुए हैं। हालांकि इधर के महीने में हमले बढ़े हैं और अप्रैल महीने में सिर्फ एक हफ्ते में 50 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से 2 स्पेनिश पत्रकार और एक आयरिश संरक्षणवादी शामिल थे। गौरतलब है कि बुर्किना फासो की ही तरह अफ्रीका देश नाइजीरिया में भी आतंकी संगठन बच्चों को अपनी रणनीति का अहम हिस्सा मानते रहे हैं। इनमें बोको हराम का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बोको न केवल इन बच्चों को बंदूकधारी हमलावरों के तौर पर भेजता है, बल्कि कुछ बच्चों के शरीर पर बम बांधकर उन्हें आत्मघाती हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर चुका है। कोरोना वैक्सीन भ्रष्टाचार मामले पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भारतीय कंपनी भारत बायोटेक से कोरोना वैक्सीन की खरीद में गड़बड़ी के आरोपों पर सफाई दी है। इस मामले में उन्होंने कहा है कि ब्राजील में भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए कभी भुगतान नहीं किया और ना ही उसे वैक्सीन की कोई डोज मिली है। ऐसे में भ्रष्टाचार कहां हुआ है? दरअसल संघीय अभियोजक कार्यालय और एक विशेष सीनेट समिति भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सौदे की जांच कर रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ब्राजील सरकार ने फाइजर की किफायती वैक्सीन के बजाय भारतीय कंपनी की महंगी वैक्सीन का सौदा किया है। आपको बता दें कि फाइजर ने 2020 में ब्राजील को किफायती वैक्सीन मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ब्राजील सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। तो वहीं रॉयटर्स के मुताबिक राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा कि हमने कोवैक्सीन की खरीद पर 1% भी खर्च नहीं किया है, हमें कोवैक्सीन की एक भी डोज नहीं मिली है। तो ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? राष्ट्रपति ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वो कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारतीय कंपनी के पक्ष में अपना रुख भी जाहिर किया है। बोल्सोनारो ने कहा है कि भारत के टीकों की कीमत मोटे तौर पर अन्य देशों के अनुरूप ही है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा है कि संघीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अनवीसा की मंजूरी के बाद ही सरकार हमेशा टीका खरीद करती है। गौरतलब है कि इससे पहले ब्राजील स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने आरोप लगाया था कि कोवैक्सीन की खरीद को लेकर आंतरिक दबाव को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को अलर्ट किया था। राष्ट्रपति ने इस मामले में पुलिस प्रमुख से बात करने को भी कहा था। हालांकि ब्राजील में कोवैक्सीन को अभी तक सार्वजनिक उपयोग के लिए हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन इसे एक ब्राजीलियाई कंपनी के माध्यम से तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल गई है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी लुइस रिकार्डो मिरांडा ने अभियोजकों को बताया कि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एडुआर्डो पजुएलो के सहयोगी एलेक्स लियाल मारिन्हो ने उन पर वैक्सीन की खरीद को लेकर दबाव डाला था। वैक्सीन सौदे की जांच से बोल्सोनारो के लिए असहज करने देने वाली स्थिति खड़ी कर दी है, क्योंकि अब सवाल ये भी है कि उन्होंने मिरांडा के आरोपों पर क्या कदम उठाए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एडुआर्डो पजुआलो भी सवालों के घेरे में हैं। आपको बता दें कि ब्राजील में कोरोना महामारी से निपटने और तरीके से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि गड़बड़ी के आरोपों के बाद भारत बायोटेक ने भी बुधवार को बयान जारी किया था
कंपनी का कहना था कि उसने अभी तक ब्राजील को वैक्सीन की आपूर्ति नहीं की है। कंपनी सभी सरकारों के साथ अपने मूल्य निर्धारण में सुसंगत और पारदर्शिता बरतती है। ब्राजील का संघीय अभियोजक कार्यालय बायोटेक के कोवैक्सीन के सौदे में अनियमितताओं की जांच कर रहा है। अटॉर्नी जनरल के अनुसार समझौते के तहत मंत्रालय को ब्राजील में भारत बायोटेक के प्रतिनिधि प्रेसिसा मेडिकामेंटोस को $15 प्रति डोज के हिसाब से $32 करोड़ का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि फरवरी में समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।